गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गॉस के परिमेय को सिद्ध करना सीखा था, जो कि कल क्लास था। जिसका आपका क्लास जो है रोज़ मॉर्निंग में 9 बजे होता है, तो आप लोग मॉर्निंग में तैयार रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब मैं लाइव आऊँ तो वो लोग तुरंत उसको देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग आज जो है गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग करना सीखेंगे। इसमें से हम लोग 2 टॉपिक करेंगे। पहला हम लोग करेंगे अनंत लंबाई के क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा टॉपिक करेंगे हम किसी भी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर का मतलब है कि कोई जैसे इस तरह से सीट है, जैसे व्हाइट बोर्ड है, इस तरह से चौकोर अगर कोई सीट है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। फिलहाल पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं अनंत लंबाई के क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के क्षण के कारण ज्ञात करना सीखा था, लेकिन गॉस के परिमेय का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गॉस के परिमेय को एक बार रिवाइज कर लीजिए। फाई इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेट ई डी ए इक्वल टू होता है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन 0। मतलब गॉस का परिमेय था किसी बंद पृष्ठ के अंदर समस्त आवेश में अगर हम एप्सिलॉन 0 से भाग दे दें तो हमें वैद्युत फ्लक्स का मान पता चल जाएगा, जो कि कल वाले क्लास में आप लोगों को बताया गया था। तो इस टॉपिक को लिख लिए हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक तार है, ठीक है, एक तार है जो कि अनंत लंबाई का ऐसे, ठीक है। इससे P दूरी पर एक बिंदु है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा सा और इसको नज़दीक कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए P है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है, हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ का कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना मतलब एक क्लोज सर्किल का कल्पना करेंगे, क्लोज सर्किल की। तो देखिए, इसको अगर इस तरह से बनाते हैं और इसको इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से इसे मिला दें अगर, तो ये हमारा क्या होगा, एक क्लोज बन जाएगा, क्लोज सर्किट। और इसमें से देखिए ये R हो गया और ये क्लोज सर्किट बन गया। मान लेते हैं ये ऊंचाई जो है ये बेलन है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। देखिए, ये जो इस तरह वाला कर्व वाला फंक्शन होगा, या तो हम अगर कुल वैद्युत क्षेत्र पता करते हैं फाई इक्वल टू, तो देखिए इस बेलन पर कहाँ कहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। यही मान लीजिए कि एक बेलन है, इस पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलेगा। तो देखिए, ये जो सर्किल ये वाला है कर्व वाला पृष्ठ, ठीक है, जो घुमा हुआ है ये वक्र पृष्ठ, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी। देखिए, इसके क्षेत्रफल की दिशा बाहर की तरफ है। अरे क्षेत्रफल बाहर से तो दिखाई दे रहा है, तो बाहर की तरफ है। क्षेत्रफल की दिशा किधर है, बाहर की तरफ, DA। और इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि आप लोगों को एक उसमें बताया गया था वैद्युत बल रेखाओं को कि एक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ ही होता है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दिशा भी इधर है और क्या नाम है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र हो, इसके बीच कितने अंश का कोण है, 0 अंश का कोण है, क्योंकि इसी के ऊपर तो ये वाली लाइन है। तो हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेट EDA साइन और 0, क्योंकि इनके बीच का कोण कितना है, 0 अंश है। इसी तरह से एक हमें कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। ये देखिए, ये मान लेते हैं हम वक्र पृष्ठ, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ पर इतना वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। प्लस देखिए, इसके ऊपर जो होगा, ऊपर वाला बॉटम वाला, ये क्या होगा, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि तार से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इस तरफ होती है। लेकिन इसके क्षेत्रफल का जो दिशा होगा वो किधर होगा, इसके अगर ऊपर वाले पृष्ठ की बात करें हम, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है। तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। सॉरी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, DA ऊपर की तरफ है। दोनों के बीच कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का।
तो लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेट और ऊपर ऐसे हिंदी में लिख लीजिए EDA साइन 90 अंश प्लस एक जगह और हमें मिलेगा नीचे की तरफ मिलेगा। देखिए क्षेत्रफल की दिशा इधर है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और क्षेत्रफल की दिशा क्या है, नीचे की तरफ है। दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। नीचे EDA साइन 90। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए ये बेलन है, इसके कारण कहाँ कहाँ वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, देखिए एक इसके पृष्ठ पर मिलेगा वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से निकलेंगे, दूसरा ऊपर की तरफ से, तीसरा नीचे की तरफ से, जो कि 3 भागों में हम लोगों ने तोड़ दिया। अब देखिए फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेट और वक्र पृष्ठ अब लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि शुरू में लिख रहे थे हम लोग। E कांस्टेंट होता है, DA और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, सॉरी EDA कास थीटा होता है। यहाँ कास होगा, यहाँ भी कास होगा और यहाँ कास होगा, ठीक है। तो कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे प्लस। देखिए कास 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ऊपर की तरफ जो वैद्युत क्षेत्र होगा कितना होगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, ऐसे नीचे की तरफ भी वैद्युत क्षेत्र 0 मिलेगा। तो फाई इक्वल टू हमें मिलेगा E क्लोज इंटीग्रेट DA। अब देखिए फाई इक्वल टू होता है EDA, ये भी तो आपको पता है। फाई इक्वल टू होता है क्या, EDA ये होता है। अच्छा इसे तो लिख रहे हैं हम EDA। फाई इक्वल टू होता है Q नेट बाई एप्सिलॉन 0। फाई नेट की जगह पर हम लिख सकते हैं फाई E की जगह पर Q नेट बाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रेट DA। इतना समझ रहे होंगे आप, ठीक है। ये Q नेट का मतलब क्या होता है, इस पृष्ठ के अंदर कितना वैद्युत आवेश है ये होता है Q नेट का मतलब। तो देखिए ये तार क्या है, सीधा तार है, इकाई लंबाई का तार है, ठीक है। तो इकाई के लिए होता है, देखिए जो चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा कूलाम पर सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितना चार्ज होगा, लैम्डा होगा। ये लंबाई कितनी है, h सेंटीमीटर, तो h सेंटीमीटर में कितना होगा चार्ज, h लैम्डा होगा, यानी कि कुल चार्ज इसके अंदर कितना होगा, h लैम्डा। तो Q नेट की जगह पर हम लिख सकते हैं h लैम्डा बाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E। और DA का जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का मतलब कि इसका वक्र पृष्ठ पता करेंगे, और वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, 2 पाई R H। तो इसकी जगह पर 2 पाई R H लिखेंगे, H दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इसको इधर लिखकर हम लिख सकते हैं E इंटू 2 पाई R इक्वल टू लैम्डा बाई एप्सिलॉन 0 या E इक्वल टू लैम्डा बाई, इसका अंदर अगर गुणा करते हैं 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R को बाद में कर लेते हैं, ठीक है। E इक्वल टू ये इसके नीचे चला जाएगा गुणे में। अब देखिए यहाँ अगर 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता तो इसकी जगह पे हम K लिख सकते थे, चलिए कर लेते हैं चेंज। E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 R और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो E इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब देखिए इसे लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसे लिख सकते हैं ये लैम्डा है इंटू 2 लैम्डा बाई R, या इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं K, तो E इक्वल टू K इंटू 2 लैम्डा बाई R, या फिर E इक्वल टू 2K लैम्डा बाई R। तो अनंत लंबाई के तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है हमारा वो होता है 2K लैम्डा बाई R होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, नोट हो गया होगा शायद, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या तो आप स्टॉप करके उसको नोट कर सकते हैं। चलिए एक अनुप्रयोग और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक लोगों के पास पहुंचाइए, आपके जो साथी सहपाठी हैं सबके पास पहुंचाइए। चलिए दूसरा जो हम लोगों को देखना था अनंत लंबाई के, अच्छा ये तो पहला था, हो गया। अब हमें दूसरा क्या देखना है कि किसी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के चादर के कारण, अनंत लंबाई के चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर जो है ये चादर, ये क्या नाम है, जो जैसे ब्लैक बोर्ड है तो इस तरह की चादर की बात हो रही है,
चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई चादर है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई चादर है, इस पर हर एक आवेश कितने हैं, प्लस प्लस हैं। आपको एक वीडियो में बताया गया है वैद्युत बल रेखा, ठीक है, किस तरह से किधर जाती है, तो सब इस पर आवेश क्या है, प्लस प्लस है। हम मान लेते हैं इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जानते हैं कि चादर पर जो वैद्युत पृष्ठ होता है, वैद्युत बल रेखा है, आगे की तरफ भी उतनी ही होती है और पीछे की तरफ भी उतनी ही होती है, दोनों तरफ। तो जितना आगे की तरफ होगा, एक गॉसियन पृष्ठ का हम कल्पना कर लेते हैं इधर आगे की तरफ, और यही वाला जो है पीछे की तरफ ऐसे निकला हुआ इस तरह से, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। और जो होगा हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र इन दोनों वैद्युत क्षेत्रों को जोड़ने पर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ क्षेत्रफल की दिशा किधर है, इधर की तरफ, क्योंकि अब की बार ये क्या हम ये बेलन इस तरह से, तो क्षेत्रफल की दिशा इधर है और वैद्युत बल रेखा की दिशा किधर है, इधर है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर है, इधर की तरफ है, DE ऐसे लिख सकते हैं। इधर की तरफ दोनों दिशा, दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, तो 0 अंश का कोण बन रहा है। आप लिखेंगे ऐसे फाई इक्वल टू, कहाँ कहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र मिलेगा ये पहले लिखेंगे। पहला तो हमें मिलेगा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा इसके पृष्ठ पर मिलेगा पूरे में कहीं ना कहीं। तो पहले वाले को हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेट, और यहाँ पर जब लिखेंगे हम तो D cos 0 प्लस जो दूसरा हमें मिलेगा वैद्युत क्षेत्र, तो क्षेत्रफल की दिशा अगर बेलन इस तरह से है तो क्षेत्रफल की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पृष्ठ पर क्षेत्रफल की दिशा इधर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, इनके बीच कोण कितने अंश का, 90 अंश का। तो लिख सकते हैं हम क्लोज इंटीग्रेट D cos 90 प्लस इधर भी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी और वैद्युत क्या नाम है, क्षेत्रफल की दिशा होगी। तो इसे भी लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेट D cos 0 अंश। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, D ना लिखकर E ही लिखिए केवल, तब भी सही है, ठीक है। ये जो E है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और DA cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा। क्लोज इंटीग्रेट प्लस ये cos 90 का मान 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस इसका मान 1 होता है तो इसमें गुणा करेंगे तो E अगर कांस्टेंट ले लेते हैं तो DA होगा। क्लोज इंटीग्रेट फाई इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से ये दोनों सेम है तो जुड़ सकते हैं, फाई इक्वल टू 2E क्लोज इंटीग्रेट DA। 0 से कोई मतलब नहीं, 0 को जोड़ेंगे तो 0 हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए फाई इक्वल टू इतना हो गया, हमको पता है फाई इक्वल टू होता है क्या, फाई इक्वल टू जो गॉस का प्रमेय पढ़े Q बाई एप्सिलॉन 0, Q नेट बाई एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा Q नेट बाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2E क्लोज इंटीग्रेट DA। अब देखिए Q नेट कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है, अगर चादर की बात की जाए तो होता है सिग्मा, इसलिए इसका एरिया पूरा हम कितना मान लेते हैं, A है, तो A मीटर स्क्वायर पर कितना वो होगा वैद्युत आवेश, A सिग्मा, ठीक है। इस पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना, वैद्युत आवेश कितना होगा, A सिग्मा। तो Q नेट इक्वल टू लिखेंगे A सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2E, और DA का जब समाकलन करेंगे तो A आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कितना होता है, A होता है, दोनों तरफ A कट जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो अनंत लंबाई के चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो यहाँ से अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए सबसे पहली चीज़ आप लोग सीख लीजिए, अगर एकांक लंबाई में कोई चीज़ है तो उसका जो चार्ज होता है 1 मीटर में या सेंटीमीटर में वो लैम्डा होता है। अगर क्षेत्रफल की बात हो तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना होता है, ठीक है। तो 1 मीटर में लैम्डा होता है, इसलिए पहले वाले में लगाया मीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकलेगा, इसीलिए हम लोग सिग्मा रखे थे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।